और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मुंबई और मानसून की। जी हां, मुंबई और मज़ाफ़ाती इलाकों में मानसून की आज पहली बारिश हुई। तेज बारिश के सबब आज दर्जे हरारत 27 डिग्री सेल्सियस नोट किया गया। मुंबई में मानसून की आमद देर से ही हुई है। तेज बारिश से शहर जलथल में तब्दील हो गया। महकमा मौसमियात ने भी तेज बारिश की पेशगोई की है। मतलब बारिश हो रहा है, अच्छा है। बहुत गर्मी हो रहा था, गर्मी का मौसम था, आदमी को तकलीफें पहुंच रही थी। और बारिश हो रहा है, काफ़ी ठंडा हो गया। हम लोग चाहते कि और बारिश हो ताकि ठंडे का मौसम एकदम बना रहे। तो अभी बारिश तो अभी आना चाहिए, गर्मी था अभी तो बारिश आनी चाहिए। होप कि अभी और बारिश आए। अच्छा है मौसम, वेरी गुड। मेरा कहना ऐसा है कि मुझे अभी लगता है कि बारिश पूरी तरह से चालू हो गई है और ये खुशी की बात है हम सबके लिए, क्योंकि बहुत दिन से राह देख रहे थे। ऑलरेडी पूरा महीना निकल गया बारिश होने के लिए, तो मुझे लगता है बहुत अच्छी खुशी की बात है। आज सब लोग भीगेंगे, मज़ा करेंगे, ऐसा लगता है। और हाँ, थाना में भी बारिश शुरू है और बदलापुर बारिश हुई है और अच्छा माहौल है। तो ठंडा, अभी भीग के आए हो तो ठंडा ठंडा लग रहा है, मस्त लग रहा है। थोड़ा गर्मी से छुटकारा हो गया अभी। महाराष्ट्र में मराठा समाज को रिजर्वेशन फराहम करने के मुतालिक बॉम्बे हाईकोर्ट के हालिया फैसले ने देवेंद्र फडणवीस हुकूमत के फैसले को तक़वियत जरूर पहुंचाई, लेकिन 4.5 साल कबल बॉम्बे हाईकोर्ट ने ही मुसलमानों को भी तालीम के मैदान में रिजर्वेशन फराहम करने का हुक्म दिया था। इस सब के बावजूद रियासत की सेना बीजेपी सरकार ने मुस्लिम तबके को नजरअंदाज करके रख दिया है। रियासती हुकूमत के दोहरे मेयार की बुनियाद पर तनकीद का भी निशाना बनाया जा रहा है। खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाब के तकरीबन 3 माह कबल मराठा रिजर्वेशन पर बॉम्बे हाईकोर्ट की मोहर लग गई है। फडणवीस हुकूमत ने कानून साजी के जरिए मराठा समाज को पसमानदगी की बुनियाद पर 16% रिजर्वेशन फराहम करने का ठोस कदम उठाया था। फडणवीस सरकार के फैसले को बॉम्बे हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया था। अदालत ने मुख्तलिफ अर्जदाश्त को यकजा करके सुनवाई का अमल शुरू किया। नतीजतन हाईकोर्ट ने तालीम में 12% और रोजगार में 13% रिजर्वेशन को हरी झंडी दिखा दी। 2014 के आखिर में कांग्रेस एनसीपी सरकार ने रानी कमेटी की सिफारिशात पर मराठा समाज को 16 और महमूदुर रहमान कमेटी की बुनियाद पर मुसलमानों को 5% के करीब रिजर्वेशन फराहम किया था, लेकिन कमजोर बुनियाद पर फराहम करदा रिजर्वेशन अदालत में भी कमजोर ही साबित हुआ। बीजेपी हुकूमत के इख्तिदार में आने के बाद बैकवर्ड कमीशन के तवस्सुस से मराठा रिजर्वेशन का काम शुरू हुआ। उच्च न्यायालय ने जिस प्रकार से निपक्षपाती और एक दूसरे से किसी का दबाव न मानते हुए निर्णय करना चाहिए और निर्णय किया, इसलिए न्यायालय का भी बहुत हम आभार व्यक्त करें। और मुस्लिम समाज में मुस्लिम कौम के जो पिछड़ेपन की बुनियाद पर जिन लोगों को रिजर्वेशन देने का फैसला किया गया था, उसको मुंबई की हाई कोर्ट ने शुरू रखने के लिए पहले ही तालीमी सतह पे कहा है। तो सरकार कहीं न कहीं मजहब की बुनियाद पर भेदभाव कर रही है। न्यूज़ 18 उर्दू ने जब भी हुकूमत के नुमाइंदों से मुस्लिम रिजर्वेशन के मुताल्लिक सवाल किया है तो जवाब गोलमोल ही मिला है। रियासती हुकूमत के इस रवैये से रियासत का मुसलमान अपने आप को जाफरानी सियासत का मारा तस्वुर कर रहा है। वहीं मुस्लिम दानिश्वर तबका बीजेपी हुकूमत के मनफी रवैये के बावजूद कानूनी तौर पर पसमानदगी की बुनियाद पर मुसलमानों को रिजर्वेशन फराहम करने का पुरजोर मुतालबा कर रहा है। हुकूमत ने जाते जाते कुछ रिजर्वेशन मुसलमानों को दिया था, 5% तालीम में भी और रोज़गार में भी। ये अदालत में कुछ लोग गए तो अदालत ने रोज़गार वाला रिजर्वेशन तो ख़त्म कर दिया, लेकिन तालीम में जो रिजर्वेशन था वो अदालत ने भी बाकी रखा है। तब इसको गैर कानून गैर संवैधानिक होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर मौजूदा हुकूमत की नीयत सही होती तो सबसे पहले जो तालीम में जो मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया गया वो तो कम से कम बहाल कर देती। मुसलमान जो इकोनॉमिकल बैकवर्ड है, रिलीजियस बेसिस पे नहीं, बैकवर्डनेस के बेसिस पे, उसका एक सर्वे हुआ था, डाटा निकला था। और जब हाईकोर्ट में चैलेंज हुआ तो हाईकोर्ट ने कहा कि मुसलमानों को डाटा के हिसाब से रिजर्वेशन 4.5% मिलना चाहिए एजुकेशन में। मेरी दरख्वास्त रहेगी यहाँ की सरकार से कि कम से कम हाईकोर्ट ने जब ये बात कही है तो इसमें कुछ तो भी फैक्चुअल पोजीशन होगी, वो देना चाहिए। रिपोर्ट सच्चर कमेटी की आई है, उसके बाद रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट है, महमूदुर रहमान कमेटी की रिपोर्ट है। इन सब में ये बताया गया है कि मुसलमान जो है वो आर्थिक स्थिति से भी कमज़ोर है और वो एक रिलीजियस माइनॉरिटी है और वो
दलितों और ओबीसी वालों से भी कमज़ोर है। अगर मराठाओं को आरक्षण मिलता है तो मुसलमानों को ज़रूर मिलना चाहिए, ये उनका राइट है। और जिस तरीके से दूसरी कम्युनिटीज़ को गवर्नमेंट ने आरक्षण दिया है उसी तरीके से मुसलमानों को भी देना चाहिए। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को अब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने की तैयारियां हैं। महाराष्ट्र में रिजर्वेशन 70% से तजावुज कर चुका है। ऐसे में माहिरीन का मानना है कि 70% रिजर्वेशन खुद सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफवर्जी है और अब सबकी निगाह सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है। लेकिन बात भी रोज़े रोशन की तरह आया है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा तब तक महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात हो चुके होंगे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मुंबई से मोहिउद्दीन की रिपोर्ट। और बॉम्बे हाईकोर्ट ने रियासत महाराष्ट्र में रियासती हुकूमत के जरिए मराठा रिजर्वेशन को हरी झंडी दिखा दी। अदालत ने 16% से 12 और 13% रिजर्वेशन पर मोहर लगाई है, लेकिन रियासती हुकूमत के जरिए मुसलमानों को रिजर्वेशन फराहम न करने के खिलाफ समाजवादी पार्टी के रुकन असेंबली अबू आसिम आजमी ने असेंबली के अहाते में अनोखा एहतजाज किया और मुसलमानों को भी रिजर्वेशन देने का पुरजोर मुतालबा किया। हमारे साथी मोहिउद्दीन ने अबू आसिम आजमी से इस सिलसिले में खास बातचीत की है। मराठा रिजर्वेशन के बारे में जो है वो 12 से 13% की इजाज़त दी है और इसी के साथ साथ जो है वो महाराष्ट्र असेंबली में मुस्लिम रिजर्वेशन की मांग जो है बहुत ही ज़ोरों शोर से उठ रही है। अबू आसिम आजमी साहब जो है वो खुद सरापा एहतजाज बने हुए हैं। महाराष्ट्र असेंबली में जो है वो एक किस्म का चोला पहने हुए जो है डिमांड कर रहे हैं कि मुसलमानों को भी जो है आरक्षण दिया जाए। एक बात ये बताइए कि मतलब मराठा को जो आरक्षण मिला है उसके बारे में हाई कोर्ट ने जो है वो मोहर लगा दी है, लेकिन मुसलमानों को आरक्षण के बारे में जो है वो कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। क्या कहेंगे? मैंने दोनों रिजर्वेशन एक ही दिन हाउस में लाया गया था। पिछली सरकार ने, कांग्रेस और एनसीपी की सरकार ने, उस वक्त लोग गए हाई कोर्ट में गए तो मराठा समाज के रिजर्वेशन को नकार दिया गया और मुस्लिम समाज के रिजर्वेशन को 5% को स्वीकार किया गया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इसका बिल पास नहीं किया था। 6 महीने जब ख़त्म हो गए, ये कानून लैप्स होने लग गया। बीजेपी शिवसेना की सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने मराठा समाज के लिए कानून बना दिया, मुस्लिम समाज का दूध की मक्खी की तरह उठा के फेंक दिया। जिस समाज को 5% एजुकेशन में हाई कोर्ट कह रहा है कि दे सकते हैं, उसका बिल ही नहीं पास किया आज तक। जब 16% मराठा समाज का पास हो गया तो कुछ लोग कोर्ट में गए स्टे के लिए और आज जजमेंट आ गया है कि नहीं, बिल्कुल लीगल है वो, उसमें कोई स्टे नहीं मिलेगा। जो 16% था वो 13% चलेगा, लेकिन रिजर्वेशन हो गया। तो हमें ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है? लगातार नाइंसाफ़ी क्यों की जा रही है? मुस्लिम समाज को जब 5% रिजर्वेशन एजुकेशन में बिल्कुल कानून के दायरे में फिट माना गया, तो अभी मुख्यमंत्री जी उसको कह रहे हैं कि ये धर्म के आधार पर नहीं मिलेगा, मिसलीड कर रहे हैं। हाई कोर्ट कह रहा है देंगे या नहीं देंगे, ये मुसलमानों के साथ खुली नाइंसाफ़ी है। लेकिन आज कुछ लोगों के हाथ में सरकार आ गई है तो ये अपने बाप की जागीर इस मुल्क को समझते हैं। मैं अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि जो लोग मुसलमानों का वोट लेते हैं, जो मुसलमानों के वोट के दावेदार हैं, चाहे कांग्रेस हो, एनसीपी हो और पार्टियाँ हो, किसी ने हाउस में आज इस मुसलमानों के रिजर्वेशन पर मुंह नहीं खोला। अभिनंदन प्रस्ताव में सबने बोला, हमें खुशी, हमने भी बोला, लेकिन मुसलमानों को नहीं मिला और मिलना चाहिए, कोई बोलने को तैयार नहीं है। अबू आसिम आजमी साहब का ये कहना है कि मतलब मुसलमानों को रिजर्वेशन देने के बारे में नाइंसाफ़ी हो रही है। इससे पहले भी जो है वो महाराष्ट्र में जो है वो मुसलमानों को रिजर्वेशन देने के लिए हाई कोर्ट ने ये बात कही थी कि एजुकेशन में जो है वो मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, लेकिन इसको जो है वो हुकूमत ने नहीं माना और मुसलमानों का रिजर्वेशन लैप्स हो गया। अब देखना यह है कि आने वाले 3 महीने में सियासत क्या रुख बदलती है और रिजर्वेशन की सियासत जो है वो किसको नुकसान पहुंचाती है और किसको फ़ायदा पहुंचाती है। कैमरा पर्सन अविनाश टोंडे के साथ मोहिउद्दीन, न्यूज़ 18 मुंबई। मरकजी हुकूमत की जानिब से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर अवाम से तजावीज़ तलब की गई है। इस सिलसिले में महाराष्ट्र के दानिश्वरों की एक मीटिंग मौलाना आज़ाद कॉलेज औरंगाबाद में मुनक़्क़द की गई। मीटिंग में पॉलिसी के खदुखाल और मुस्तक़बिल में इसके असरात का जायजा लिया गया। तालीमी मैदान में सरगर्म दानिश्वर तबके ने इस पॉलिसी का खैर मकदम किया, साथ ही कुछ अंदेशे भी जाहिर किए। तालीमी माहिरीन ने सबसे पहले तजावीज़ की मुद्दत में तौसी का मुतालबा किया है। नंबर 2 है कि इस पॉलिसी में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, मसलन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को जो रिकग्निशन दिया गया है वो बहुत अच्छी बात है। स्कूल पैटर्न में जो चेंज लाया गया वो भी वेलकम है, लेकिन उसके साथ साथ ये पॉलिसी जो है
तालीम के या एजुकेशन का कमर्शलाइजेशन को जो बढ़ावा दे रही है वो हमारे लिए पॉइंट ऑफ कंसर्न है। हम नहीं चाहते कि भारत जैसे एक तरक्की पजीर मुल्क में या डेवलपिंग कंट्री में तालीम का जो है कोई बाजारीकरण हो या तिजारतीकरण हो। कोई भी पॉलिसी इम्प्लीमेंट या इन्फोर्समेंट नहीं हो सकता है, इसलिए कि सिर्फ तजावीज़ देना, मशवरे देना, पॉलिसी बनाना ये सिर्फ दफ्तरी काम और किताबों में रह जाएगा। इसके लिए इस पॉलिसी में हर जगह जहाँ जहाँ इन्होंने पॉलिसी बनाया, हमने वहाँ इसका एक मुतालबा रखा है कि इसका पॉलिसी प्लान मैकेनिज्म भी बनाया जाए। कि जो प्रोग्राम हुआ है इसके सारे सजेशंस को कंपाइल करेंगे और भी कुछ एक्सपर्ट से 30 तक जो भी चीज़ें आ जाएगी वो कंपाइल करके हम गवर्नमेंट को पेश करेंगे। एक स्ट्रॉन्ग डिमांड हमारा गवर्नमेंट से ये रहेगा कि 30 तक की जो डेट है वो बहुत कम है और रीजनल लैंग्वेजेस में इस ड्राफ्ट का कोई ट्रांसलेशन नहीं है। 580 पेजेस का हिंदी में ड्राफ्ट है और 485 पेज का इंग्लिश में ड्राफ्ट है। हमारी डिमांड गवर्नमेंट से रहेगी कि रीजनल लैंग्वेजेस में भी इसको कन्वर्ट किया जाए, इसको ट्रांसलेट किया जाए और साथ ही साथ इस डेट को मज़ीद एक्सटेंड कर दिया जाए। जैसे कि 86 की पॉलिसी के टाइम पे 6 महीने का टाइम दिया गया था, अभी सिर्फ 1 महीने के अंदर सजेशंस आपको देना है। तो हमारी ये डिमांड गवर्नमेंट से है कि वो इस डेट को एक्सटेंड करे। झारखंड मॉब लिंचिंग मामले को लेकर मुल्क भर के मुसलमानों में सख्त तशवीश पाई जा रही है। आज अमरावती में भी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की जानिब से जिला कलेक्ट्रेट को एक मेमोरेंडम सौंपा गया। इसमें कहा गया कि हुजूमी तशद्दुद के जरिए मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, बेकसूरों के साथ जालिमाना रवैया इख्तियार किया जा रहा है जो कि मुल्क की सालमियत के लिए खतरा है। इसके खिलाफ सख्त कानून बनाना चाहिए। सदर जमहूरिया के नाम मंसूब इस मेमोरेंडम में मुस्लिम लीग ने इखलाक से लेकर तबरेज़ अंसारी तक जितने मुतासरीन हैं उनके अहल खाना को हुकूमत की जानिब से मुआवजा देने का मुतालबा किया। साथ ही ये भी मुतालबा किया गया कि इस सिलसिले में कसूरवारों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। आज हमने एक निवेदन दिया है, जो देश के अंदर मॉब लिंचिंग की जो घटनाएं आए दिन हो रही है, आज भी एक बच्चे को जय श्री राम जय हनुमान बोलने के नाम पर रेल के डिब्बे से बाहर फेंक दिया गया है। इस तरीके की जो घटनाएं हो रही है देश के अंदर, ये हिंदू मुस्लिम भाईचारे को ठेस पहुंचाने वाली है और गंगा और जमुना जो तहजीब है देश की, इसको भी ठेस पहुंचाने वाली है और दीवार खड़े करने वाली है। हुकूमत की हमारी दरख्वास्त है कि उसको जल्द से जल्द कंट्रोल करे और इन पर देशद्रोही का, आतंकवादी का इन पर केस गुना दाखिल करे और तुरंत उनको फांसी पर लटकाए। मजाल है अगर एक को फांसी हो जाए तो देश के अंदर दूसरे रियासतों के अंदर ये चीज हो जाए। ये महाराष्ट्र मुस्लिम लीग की डिमांड है। देश संविधान से चलेगा, देश किसी धार्मिक भावना से नहीं चलेगा, देश न हिंदू भावना से चलेगा न देश मुस्लिम भावना से चलेगा, देश चलेगा संविधान से चलेगा। देश को विकास की जरूरत है, देश के नौजवानों को कारोबार की जरूरत है, बिजनेस की जरूरत है। तुमने जब आज दूसरी बार जब सरकार बनाया तो तुमने देश के अंदर नए डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहिए था, नौजवानों को डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहिए था। कहाँ आपने कौन सा ये आपने नया तरीका इनाकात किया है। तबरेज़ अंसारी की हुजूमी तशद्दुद में मौत के खिलाफ औरंगाबाद में भी MIM और वंचित अघाड़ी के बैनर तले जुमे की नमाज के बाद एहतजाजी रैली निकाली गई। ये रैली शहर की जामे मस्जिद से शुरू हुई और डिविजनल कमिश्नर तक पहुंची। रैली में बड़ी तादाद में नौजवानों ने शिरकत की और मुल्क में बढ़ते हुजूमी तशद्दुद के खिलाफ फौरी कानून साजी का मुतालबा किया। हमारे एक भाई तबरेज़ अंसारी को झारखंड में इसी मॉब लिंचिंग का शिकार बनाया गया। चोरी का इल्ज़ाम लगाकर उसका नाम पूछकर उसको जय श्री राम के नारे लगवाए गए और उसकी बेदर्दी से खंभे को बांधकर उसे पीटा गया। शर्मनाक हरकत ये थी कि उसे घसीटते हुए वो जेल में लेकर गए, उसको जेल में डाल दिया और उन्हीं की कस्टडी में उसकी मौत हो गई। तो आज ये एक वार्निंग है हुकूमत को, अगर इसके ऊपर सख्त एक्शन नहीं लिया गया और अगर ये रोका नहीं गया तो आज हम ये आखिरी वार्निंग देने जा रहे हैं। इसके बाद मॉब लिंचिंग सभी को आती है, तो हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान का माहौल अमन और शांति से बना रहे। इसके अंदर हुकूमत अगर ये चाहती है तो सख्त से सख्त कानून बनाए और कड़ी से कड़ी सजा दे। तबरेज़ अंसारी का एक एक्ट बनना चाहिए। जो लोग अभी भी जिन्होंने ये सत्कृत्य किया है वो सब लोगों को अरेस्ट करना चाहिए, उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट पे चलाना चाहिए और जल्द से जल्द उनको फांसी देना चाहिए। ये सब हमारी मांग थी और इस पर आज हमने MIM ने वंचित बहुजन आघाड़ी भारी बहुजन महासंघ ने मिलकर यहाँ पर एक मोर्चा निकाला डिविजनल कमिश्नर पे और आज उनको यहाँ पर हमने निवेदन दिया है।
महाराष्ट्र हज कमेटी के चेयरमैन जमाल सिद्दीकी ने अकोला में 400 से ज्यादा आज़मीन हज की रहनुमाई की। जमाल सिद्दीकी ने यहां ऐलान भी किया कि इस बार हज कमेटी की तरफ से हज के साथ साथ उम्रे की भी सहूलत फराहम की जाएगी। अकोला में महाराष्ट्र हज कमेटी ऑफ इंडिया के ज़ेर-ए-एहतमाम तरबियती कैंप का इनेकाद अमल में आया। 400 से ज्यादा आज़मीन हज ने शिरकत की और तरबियत हासिल की है। इस कैंप में हज कमेटी ऑफ इंडिया के अलावा प्राइवेट टूर से जाने वाले आज़मीन हज को भी शिरकत करने का मौका फराहम किया गया। महाराष्ट्र राज्य हज समिति की जानिब से अकोला जिले का यह तीसरा तरबियती कैंप है और इस कैंप में लगभग 450 हुज्जाज शिरकत फरमा है और इस कैंप में तमाम हुज्जाज की जो परेशानियां हैं, जो उनकी शक व शुबात है, इस पर मुकम्मल रोशनी डालकर उनके शक व शुबात को पूरा दूर किया जाएगा और उनके सफ़र को किस तरह आसान बनाना है, इस पर पूरी रोशनी। इस प्रोग्राम में महाराष्ट्र हज कमेटी चेयरमैन जमाल सिद्दीकी ने भी शिरकत की। सिद्दीकी ने हुकूमत हिंद की जानिब से अक़लियतों और खासकर आज़मीन हज को दी जाने वाली सहूलियात पर रोशनी डाली। हज कमेटी ऑफ महाराष्ट्र ने तय किया है कि हज के बाद जनवरी महीने से जो हज यात्री हमारे हज पर नहीं जा पाते, जिनको हज पर जाने का मौका नहीं मिलता है, उनको हम उम्रा पर भेजने का काम महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी की तरफ से करेंगे। क्योंकि मैंने पाया है कि बहुत सारी प्राइवेट टूरिस्ट कंपनियां हमारे उम्रा पर जाने के लिए, ले जाने के लिए हमारे मुसलमान भाइयों को खोलने का काम करती हैं, क्योंकि दूसरा एजेंसी कोई था नहीं। अभी इस बार हम सरकार को इन्वॉल्व कर रहे हैं, महाराष्ट्र सरकार ने मंजूरी दी है। वाज़ेह है कि हज कमेटी के ज़ेर-ए-एहतमाम अकोला में ये तीसरा तरबियती कैंप मुनक्किद किया गया। आइंदा 25 जुलाई को अकोला जिला समेत विदर्भ के आज़मीन के लिए नागपुर से पहली फ्लाइट रवाना होगी, जिसकी तैयारियां देखकर चेयरमैन ने इत्मीनान का इजहार किया। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अकोला से रिजवान खान की रिपोर्ट। मुमरा में दरगाह हजरत सैयद फखरुद्दीन शाह उर्फ सुल्तान मुमरा का सालाना उर्स हर साल की तरह इमसाल भी इंतहाई तुस्को एहतशाम के साथ मनाया गया। इसमें मुमरा और मज़ाफ़ात के शहरों से हज़ारों ज़ायरीन और अक़ीदतमंदों ने शिरकत कर चादर पेश की, दुआएं की। इसके अलावा सियासी लीडरान, थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की मेयर मीनाक्षी शिंदे, MLA जितेंद्र औहाड और दीगर ने भी यहाँ हाजिरी दी। मला असं वाटतं की ह्या उर्सानिमित्त मला जिथे आवर्जून बोलवलं गेलेलं आहे, तर मी ठाणे शहराच्या बाबतीतच मी मागणी केलेली आहे की माझ्या कार्यकाळामध्ये जेवढी काही कामं होत आहेत ती चांगल्या प्रकारे होऊ दे आणि ज्या नागरिकांना सुविधा माझ्याकडनं देण्याचे मी आश्वासन दिलेलं आहे ते लवकरात लवकर पूर्ण होऊ दे। कारण माझी टर्म मला असं वाटतं सप्टेंबर 6ला संपते आणि ती माझी जी कारकीर्द आहे 2-2.5 महिन्याची, ती 2-2.5 वर्षाची ती पूर्ण होत आलेली आहे आणि ह्या कारकिर्दीमध्ये बरीचशी चांगली कामं झालेली आहेत आणि अजून जी उर्वरित कामं आहेत ती लवकरात लवकर पूर्ण होऊ दे आणि संपूर्ण ठाणे शहरातील जे आपले लोक आहेत त्यांना सुख समाधान आणि भरभराटी देव, हीच मी मागणी ह्या उर्साच्या निमित्ताने। मजदूरों ने आज नांदेड़ में अपने मुतालबात को मनवाने के लिए अनोखा एहतजाजी मोर्चा निकाला। इसमें इन लोगों ने गधे की सवारी निकालकर इंतजामिया के निकम्मेपन को उजागर करने की कोशिश की। मुजाहिरीन पर काबू पाने के लिए इंतजामिया को पुलिस की भी मदद लेनी पड़ी। माजूरों के एहतजाजी मोर्चे का मंजर नांदेड़ का है। इस एहतजाजी मोर्चे में शरीक मुजाहिरीन का इल्जाम है कि इन्हें जिला परिषद इंतजामिया मुसलसल नजरअंदाज कर रहा है। हुकूमत की जानिब से माजूरों के लिए बनाई गई स्कीमों पर अमल आवरी नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से इन्हें माशी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। जिला परिषद, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, नगर पंचायत, नगर पालिका, महानगर पालिका, इन तरफ का जो 5% जो दिव्यांगों का राखीव निधि है, तो वो निधि अद्याप 2 साल से खर्च न होने का एक निषेध के लिए आज गाड़ो मोर्चा निकाले गए। उनमें प्रमुख में जो बेरोजगार दिव्यांगों को घरकुल, स्वयं के लिए जगह, केली मार्केट, यहाँ हुए वाले बेकायदेशीर और नियम बाह्य जो गाड़े वाटप प्रकरण में दिव्यांगों को जो डावलने का जो गुस्सा किया, इसके निषेध में आज गाड़ो मोर्चा निकाला गया। मरकजी और रियासती हुकूमत ने माजूरों के माशी मसाइल को हल करने और इन्हें माशी तौर पर खुद कफील बनाने के लिए कई स्कीमें शुरू की हैं, जिसके तहत जिला परिषद, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और जिला इंतजामिया को वाज़ेह तौर पर हिदायत दी गई है कि वो अपने बजट का 5% हिस्सा माजूरों की फलाह बहबूद के लिए खर्च करें।
और शुरुआत करेंगे बेहद अहम खबर के साथ। IMA धोखाधड़ी मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने कर्नाटक के वज़ीर अक़लियती बहबूद ज़मीर अहमद खान को सम्मन जारी कर दिया है। ज़मीर अहमद खान की सरकारी रिहाइशगाह पहुंचकर ईडी एहलकारों ने सम्मन नोटिस उन्हें पेश किया। 5 जुलाई को ईडी के दफ्तर में हाजिर रहने की ज़मीर अहमद खान को हिदायत जारी की गई है। ईडी नोटिस के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए ज़मीर अहमद खान ने कहा कि साल 2017 में उन्होंने IMA कंपनी को अपनी एक इमलाक फरोख्त की थी। रिचमंड सर्कल में मौजूद इमलाक फरोख्त की गई थी। इस सिलसिले में ईडी ने उनसे वजाहत तलब की है। ज़मीर अहमद खान ने इस मौके पर कहा कि वो ईडी के दफ्तर में जाकर इस सिलसिले में अपना जवाब देंगे। कर्नाटक में उर्दू के साथ एक और नाइंसाफी का मामला सामने आया। जी हां, उर्दू हाई स्कूलों में कन्नड़ा टीचर्स को तैनात करने की कोशिशें की जा रही हैं। आप देखिए हमारे बुलेटिन की एक खास रिपोर्ट। मुझे इजाजत दें। आदाब। कर्नाटक में टीचरों के तबादले की आड़ में क्या उर्दू हाई स्कूलों को निशाना बनाया जा रहा है? महकमा तालीमात आम्मा के हालिया इक़दाम से रियासत के उर्दू टीचर्स में जबरदस्त नाराजगी देखने को मिल रही है। उर्दू टीचरों का कहना है कि उर्दू हाई स्कूलों में साइंस, इल्म रियाजी, समाजी तालीम जैसे मज़ामीन को पढ़ाने के लिए कन्नड़ा टीचरों को तैनात किया जा रहा है। हमें अच्छा उर्दू में बच्चों को पढ़ा सकते हैं और हमारे पास पूरे बच्चे 100% बच्चे फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू के हैं। पूरे बच्चे उर्दू नोविंग हैं और उनको मैथ्स में उर्दू हमें पढ़ा सकते हैं और इंग्लिश में भी पढ़ा सकते हैं। इंग्लिश में भी पढ़ेंगे तो उनको बेसिक पॉइंट्स लेके जाना पड़ता मदर टंग के थ्रू, तो वो एक्सप्लेनेशन में जो हमें उर्दू में उनको असर दिखा सकते। हमारे जगह कोई भी आएंगे तो भी उर्दू पीसीएम हैंड चाहिए वहाँ पे। कन्नड़ा पीसीएम हैंड आएंगे तो स्कूल में बच्चों को नहीं समझ में आएगा, बहुत सरासर नाइंसाफ होती है और रिजल्ट अफेक्ट होगा और ड्रॉप आउट्स होंगे। काउंसलिंग में जाओ बोल रहे सर। काउंसलिंग में हमें दूसरे स्कूल को जाने नहीं देते। कहाँ पर कन्नड़ा और इंग्लिश रहता ना, उधर नहीं जाने देते। उर्दू टू उर्दू जाना बोलते। उर्दू टू उर्दू हमें वैकेंसी नहीं मिलती, तो हमारा फ्यूचर क्या होता? तो यहाँ पर मुझे पीसीएम उर्दू लेकर है, लेकिन फिर भी मैं उर्दू और इंग्लिश दोनों को भी टीच कर रही थी 15 साल से भी। अभी अब क्या हुआ है तो एक्सेस टीचर्स के तौर पर मुझे काढ़ा जा रहा है, लेकिन वहाँ पर एक न्यू वैकेंसी क्रिएट करके कन्नड़ा मीडियम टीचर्स को वहाँ पर अलो कर रहे हैं। उर्दू हाई स्कूल के टीचरों ने इस मसले को लेकर कर्नाटक अक़लियती कमीशन के चेयरमैन GA बाबा, सेक्रेटरी अनीस सिराज से मुलाकात की। ये कन्नड़ा स्कूल्स के टीचर्स वो उधर पोस्टिंग करते हैं हमारे उर्दू स्कूल को टू टीच साइंस, मैथ्स एंड सोशल स्टडीज़। वो इधर उर्दू स्कूल में पूरा उर्दू स्टूडेंट्स है। उर्दू देयर मदर टंग इज़ उर्दू। दे विल नॉट फॉलो दिस टीचिंग्स बाय द कन्नड़ा मीडियम टीचर्स। सो एजुकेशन सेक्रेटरी के साथ, प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ बैठ कर डिस्कस करके क्या सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते बोलकर मैं सोचता हूँ मैं इसके बारे में। उर्दू टीचर्स ने कहा कि महकमा तालीमात आम्मा का इक़दाम गैर जानिबदाराना है, क्योंकि कन्नड़ा मीडियम के अफजूद टीचरों को उर्दू हाई स्कूलों में भर्ती किया जा रहा है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हल्लूर की